Hello student, this is Unit 12 NSQF, NOS, QP and SSC and role of NSDA and NSDC. In this video, we'll discuss only NSQF. This is the part 1 of this unit. So we'll discuss NSQF and while discussing NSQF, we'll discuss about what exactly NSQF is and why it is important. इसके महत्व क्या है? Definitions कुछ जरूरी terms की and NSQF का current scenario, observation, objective, principles adopted and features, and how it works, level descriptors, various levels. So first of all, we'll discuss what is NSQF. Before going to NSQF, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो आप देखिए स्किल और एजुकेशन को जोड़ने वाला ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज के 5 पिलर्स हैं। इसमें से पहला है लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम पहले भी सीख चुके। दूसरा है एनओएस, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स। तीसरा है क्वालिटी एश्योरेंस। चौथा है करिकुलम डेवलपमेंट, ये भी हम सीख चुके। एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, दिस ऑल्सो वी हैव लर्न। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एनओएस क्या है और उससे पहले हम सीखेंगे एनएसक्यूएफ क्या है। एनओएस में अपने अगले वीडियो में कवर करूंगी, मतलब पार्ट 2 में कवर करूंगी। सो एलएमआईएस वी ऑलरेडी नो वेरी वेल एंड टू कनेक्ट ऑल दीज एनएसक्यूएफ वर्क्स। सो व्हेन वी टॉक व्हाट इज एनएसक्यूएफ, तो एनएसक्यूएफ का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। एंड इसका काम क्या है? इसका काम ये है, हम इसे क्यों लेकर आए, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन को अकॉर्डिंग टू लेवल सेट करता है कि आपकी नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड, कॉम्पिटेंसी किस पर्टिकुलर जॉब लेवल की है। तो जो ये लेवल्स हैं ये तय करते हैं कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एक व्यक्ति कितना क्वालिफाइड होना चाहिए, प्रैक्टिकली, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस में वो कितना केपेबल है, उसकी योग्यता कितनी है, अकॉर्डिंगली उसे कितनी पढ़ाई आनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें मजदूर की, तो उसे जो काम आना चाहिए उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो मेल ड्राफ्ट कर सके, लेकिन अगर सुपरवाइजर की बात करें तो he or she should have a good communication skill also, other than the required educational, that required knowledge of that particular skill। जिस क्षेत्र में वो काम करे, अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर के लिए अगर कोई प्रोग्रामर के जॉब पे काम कर रहा है तो उसको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, और जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में काम कर रहे हैं उसकी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। सो ये जो लेवल्स हैं ये तय करते हैं किसी व्यक्ति की योग्यता। अब आप अगर सर्टिफिकेट दिखाएंगे एनएसक्यूएफ लेवल 6 का, तो मतलब आपके अंदर वो सारे गुण होने चाहिए जो लेवल 6 के व्यक्ति में उस पाए जाने चाहिए। ये लेवल्स हम आगे डिस्कस करेंगे कि लेवल 4, लेवल 1, फ्रॉम 1 to 10 ऑल लेवल्स आई विल डिस्कस कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या नॉलेज उसको होनी चाहिए। ओके, देखिए इसमें फायदा क्या है। दिस विल एनेबल अ पर्सन टू एक्वायर डिजायर्ड कॉम्पिटेंसी लेवल ट्रांजिट टू द जॉब मार्केट। ऑब्वियसली ये फायदा करता है, अब कोई कितना कॉम्पिटेंसी लेवल चाहता है, कोई लेवल 5 पे भी खुश है, कोई आगे बढ़ना चाहता है, अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी नॉलेज एनहांस करना चाहता है तो आगे बढ़ सकता है। जॉब चेंज करना या ट्रांजिट जॉब मार्केट में रखना आसान हो जाता है। आप जितने ज्यादा कॉम्पिटेंट होंगे आपके लिए उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। अवसर प्रदान करता है और एडिशनल स्किल जो आप गेन करते हैं उसको रिटर्न भी देता है। जब आप कुछ ज्यादा अच्छा सीखेंगे तो ऑब्वियसली आप ज्यादा अच्छी जॉब पा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं एंड चाहे तो अपनी कॉम्पिटेंसी अपग्रेड भी कर सकते हैं। सो ये एनएसक्यूएफ कब बना? एनएसक्यूएफ इन परस्यूएंस ऑफ डिसीजन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन स्किल डेवलपमेंट, एक कैबिनेट कमेटी बनी। उन्होंने मीटिंग में 19 दिसंबर 2013 को तय किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नोटिफिकेशन नंबर 8/6/2013, इसके थ्रू 27 दिसंबर 2013 को ये नोटिफाइड हो गया। मीटिंग हुई थी 19 दिसंबर को और नोटिफिकेशन आया था 27 दिसंबर को। तो और उसके द्वारा एनएसक्यूएफ जो है वो लागू हो गया।
और ये जो NSQF है जब से ये लागू हो गया तब से जो NVEQF था, नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये उस दिन से पहले ये एग्जिस्ट करता था, उसके बाद से अब से नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करेगा। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये जान लेते हैं। एजुकेशन, इंडिया में जो एजुकेशन का कल्चर है उसको यूनिफॉर्म करने के लिए, ताकि जो बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं वो मिल सके। तो फायदे क्या क्या है हम देखते हैं। इंटरनेशनल पैरिटी एंड वर्क मोबिलिटी, ये जो NSQF सर्टिफिकेट्स होंगे ये दूसरे देशों के क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ अलाइंड है, मतलब दे आर अलाइंड इंटरनेशनली। तो जो यहाँ का भी सर्टिफिकेट लेगा वो सर्टिफिकेट अब सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी वैलिड है। इस सर्टिफिकेट के बेस पे आप अब्रॉड में भी जॉब कर सकते हैं। LMIS में रजिस्ट्रेशन होगा, जो भी NSQF कोर्सेज में रजिस्टर करेंगे खुद को, उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, उनकी इंफॉर्मेशन जाएगी लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम रजिस्ट्री में, और पता चल जाएगा कि उनका एक जो आधार नंबर हम सबके पास होता है उसके थ्रू वो लिंक हो जाएंगे, और एम्प्लॉयर्स को भी पता चलेगा कि हमारे पास कितने वेल स्किल्ड वर्कर अवेलेबल हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस NSQF। अब बात करते हैं और क्या फायदे हैं। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, RPL, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी, थर्ड पार्टी असेसमेंट के बेसिस पे भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहीं किसी पर्टिकुलर जॉब में काम कर रहा है काफी अरसे से, मान लीजिए उसको 3-4 साल हो गए हैं, तो दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो एड इनटू द नॉलेज, उसके बेसिस पे उसका एक असेसमेंट किया जाएगा उसके एक्सपीरियंस का, और उन्हें एक NSQF सर्टिफिकेट मिल सकता है। जैसे आपने सुना होगा ऑनलाइन POT के बारे में। सो दिस वाज RPL, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। जैसे अगर एग्जांपल, इन प्रिंसिपल वन कैन ऑब्टेन अ लेवल 10 सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट टू इंटरनेशनल डॉक्टरेट बेस्ड ऑन देयर वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे भी जो डॉक्टरेट की डिग्री है, PhD की डिग्री है, वो मिल सकती है, दैट इज इंटरनेशनल डिग्री। ओके, सो लेटरल एंट्री इन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, तो गवर्नमेंट ने जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है, उनको तो बोल दिया था 3 साल के अंदर NSQF अलाइन कर लें वो अपने कोर्सेज, और जो प्राइवेट है वो सारी गवर्नमेंट तो 3 साल में ही करेगी, एंड ऑल द प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैव टू इम्प्लीमेंट NSQF विद इन 5 years। मतलब ये 27 दिसंबर 2013 को बना था, सो नाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड इन एंटायर कंट्री। ओके, so government and private jobs, obviously the government of India amending the recruitment laws, तो government of India ने जो recruitment laws हैं पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उनका बेसिस भी क्या कर दिया, NSQF लेवल्स। और जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं उनसे, उनको भी बोला है NSQF सर्टिफिकेट होल्डर्स को ही रिक्रूट करे, क्योंकि इनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो पर्टिकुलर जॉब लेवल के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ओके, तो कुछ डेफिनेशंस हैं NSQF से जुड़ी हुई, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात हम करते हैं कॉम्पिटेंसी की। तो कॉम्पिटेंस क्या है, कॉम्पिटेंस मतलब आपकी प्रूवन एबिलिटी, आपको कितनी जानकारी है। इट मे बी योर थियोरेटिकल नॉलेज, इट मे बी योर स्किल्स, इट मे बी योर प्रैक्टिकल नॉलेज, इट मे बी योर सोशल एबिलिटीज लाइक योर कम्युनिकेशन स्किल एंड कंप्यूटर नॉलेज, एवरीथिंग। सो आप एक जॉब रोल को कितना बेहतर निभा सकते हैं उसको कहते हैं कॉम्पिटेंस। क्रेडिट की बात करें, क्रेडिट क्या है, इट्स अ रिकॉग्निशन दैट अ लर्नर हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ प्रायर कोर्स। इस क्रेडिट का मतलब है कि आपने एक कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। पास क्रेडिट होता है, उससे कम नंबर होते हैं तो फेल में माना जाता है। अगर आप पास क्रेडिट से ऊपर है, इसका मतलब आपने वो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन पा रखी है, आपके अंदर उतनी नॉलेज, उतनी कॉम्पिटेंसी है। तीसरी बात करते हैं नॉलेज की बात। नॉलेज का मतलब है आपका लर्निंग आउटकम, आपने जो कुछ भी सीखा, मे बी थ्योरी, मे बी प्रैक्टिकल, जो कुछ भी सीखा, दैट इज नॉलेज। लर्नर, जो भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ट्रेनिंग में जा रहा है, वो कौन है, लर्नर है। जैसे फिलहाल यू ऑल आर डूइंग CITS कोर्स, सो आप भी क्या है, लर्नर है।
अब आप ये कहीं ये मत सोचिएगा जो CTS कर रहे हैं वो लर्नर नहीं है, दे आर ऑल्सो लर्नर एंड वेर एवर दे आर डूइंग कोर्सेज ऑन NSQF बेसिस, कोई भी कोर्स कर रहे हैं वो क्या है, लर्नर। इवन RPL प्रोग्राम के थ्रू भी सीख रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, लर्नर। ओके, लर्निंग आउटकम की बात करें तो इट रिप्रेजेंट व्हाट अ लर्नर नोज, अंडरस्टैंड्स एंड एबल टू डू आफ्टर कंप्लीशन, ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट लर्निंग प्रोसेस। एक पर्टिकुलर लर्निंग प्रोसेस के बाद जो ट्रेनी है, जो लर्नर है, वो क्या सीख गया है, उसे क्या समझ में आता है, वो है लर्निंग आउटकम। जैसे अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रेनी को सिखाया जाए LCD टीवी, तो उसका मतलब LCD टीवी के बारे में उसको LCD टीवी इंस्टॉल करना आना चाहिए। अगर उसने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं तो उसको LCD टीवी के जितने भी मोड्स हैं उसको ऑपरेट करना आना चाहिए, फॉल्ट डिटेक्शन आना चाहिए और उसे सुधारना भी आना चाहिए। नाउ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी NSQC, ये वो कमेटी है जिसने नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की रचना करी है। नाउ वी टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन मीन्स अ फॉर्मल आउटकम, कि आपको आपका जो वैलिडेशन प्रोसेस हुआ उसके बाद जो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने आपने जो अपने लर्निंग आउटकम है वो अचीव किए हैं, आपने जो सीखा है वो एक स्टैंडर्ड पर बैठता है, एक सर्टेन स्टैंडर्ड तक आपने सीखा है, तो आपका जो वैलिडेशन होगा दैट इज योर क्वालिफिकेशन, है ना। जब आपको CITS का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो यू गाइज आर CITS क्वालिफाइड। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, अगेन दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस, प्रीवियस लर्निंग, आपने क्या सीख रखा है। सेक्टर की बात करें, सेक्टर का मतलब है एक जैसी प्रोफेशनल एक्टिविटीज को एक साथ रख देना। जैसे जो भी जैसे ड्रेस मेकिंग है, फैशन डिजाइन है, इसको किस में डाल देंगे, ये सब जाएंगी अपैरल सेक्टर में। जैसे कॉस्मेटोलॉजी है, ये किस में जाएगी, ब्यूटी एंड वेलनेस में। जैसे केटरिंग है, ये किस में जाएगा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत विंग्स है, एविएशन में चला जाएगा, मीडिया में चला जाएगा। सो सिमिलरली स्किल्स की बात करें, स्किल मतलब कौशल, एबिलिटी टू अप्लाई योर नॉलेज, आपको जो आता है उसको अप्लाई करके दिया हुआ काम पूरा करना, समस्याएं सुलझाना, उसे हम कहते हैं स्किल। आपका लॉजिकल, इंट्यूटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग को यूज करना, उसे हम कहते हैं स्किल। ओके, ट्रेनर, जो कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, whosoever instructs और whosoever teach you, जो भी आपको इंस्ट्रक्ट करे, जो भी आपको टीच करे, वो कौन हो जाएगा, जो लर्नर को स्किल सीखने में मदद करे, वो कौन है, ट्रेनर। ओके, ट्रेनिंग प्रोवाइडर, ट्रेनिंग प्रोवाइडर क्या होगा, कोई भी इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन, वो हर ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे कोर्सेज को, जो ऐसे नॉलेज को, स्किल्स को लोगों को सिखाएगी, लर्नर्स को सिखाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइडर, इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन। सो NSQF के कुछ ऑब्जर्वेशन है, अगर आप यहाँ पे ये ग्राफ देखेंगे तो वेलकम टू नो कि 2011 से 2021 तक, ये अगर आप समझ पा रहे हो तो ये डेमोग्राफिक ग्राफ है। यूनिट 1 में भी हमने इसको डिस्कस किया था, यूनिट 1 के वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, लेटर आई विल अपलोड देम आल्सो। सो दिस इज डेमोग्राफिक ग्राफ। तो डेमोग्राफिक ग्राफ किसी देश के कितनी पॉपुलेशन है, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने यंग हैं, कितने अडल्ट हैं, कितने जो है वो एज्ड लोग हैं, 60+ लोग हैं, ये सब कुछ बताता है, कितने बच्चे हैं, ये सब कुछ कौन बताता है, ये डेमोग्राफिक ग्राफ। तो इस डेमोग्राफिक ग्राफ को अगर गणना की जाए तो इस डेमोग्राफिक ग्राफ के अकॉर्डिंग जो इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन है वो कितनी है, 47.8% 29 ईयर्स के नीचे है। और आपको पता होगा 15 से 59 साल के लोग माने जाते हैं कि वो काम कर सकते हैं। आपका ये 14 साल वाला भी कर सकता है, नो, क्योंकि जो बाल मजदूरी हमारे देश में नहीं कराते, शिक्षा सबका अधिकार है, 14 वर्ष तक की स्कूली शिक्षा पे सबका अधिकार है। तो फ्रॉम 15 ऑनवर्ड्स टू 59, इवन 60 लोग काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं 60 के बाद नहीं कर सकते, करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं, काफी जगह पे टीचर्स करते हैं। तो लाइक 15 to 59 हम एक वैलिड एज रेंज मानते हैं कि इसमें लोग काम कर सकते हैं, पर काम कब करेंगे, जब स्किल्ड होंगे।
स्किल्ड नहीं होंगे तो। और इंडिया की पॉपुलेशन को, इंडिया के डेमोग्राफिक ग्राफ को अगर देखा जाए तो 49.9% 2021 तक इतने लोग काम करने योग्य होंगे। आपको सोचिए 29 साल से नीचे होंगे। 50% लोग तो 29 साल से नीचे हैं, इसके ऊपर वाले जो 60 से नीचे हैं, थिंक अबाउट दैट। सो ये जो लोग हैं ये स्किल्ड नहीं है। लोग तो हैं, ह्यूमन कैपिटल तो हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्स तो है, बट दे आर नॉट स्किल्ड। प्लस जो हमारी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है ना, जो प्रेजेंट न्यू एंट्रेंट्स हैं इसमें, इनके पास स्किल ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी जो है, अवसर नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। यू गाइस आर लकी एनफ कि आपके पास है। एंड द एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग कैपेसिटी वो क्या है, 3 मिलियन पर एनम। तो ऐसी स्थिति में अब आप सोचिए, जब लोग स्किल्ड ही नहीं है तो उनको नौकरी कैसे मिलेगी, आप खुद सोचिए। तो ये स्किल डेवलप करने के लिए ही एनएसक्यूएफ को लाया गया। तो इनके ऑब्जर्वेशन, अब आप एक और चीज देखिए इसी के साथ, कि क्लास 1 to 5 में एनरोलमेंट कितने होते हैं, 135 मिलियन। ड्रॉप आउट कितने हो गए, 73 मिलियन, है ना। क्लास 6 to 8 में कितने एनरोलमेंट है, 62 मिलियन, एंड आउट ऑफ दैट 11 मिलियन आर आउट। और आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। 9 से 12 तक कितने लोग पहुंचे, यहां से आधे तो ड्रॉप आउट हो गए ना, यहां से कितने आए, 51 मिलियन। इसमें से भी 12 तक भी बहुत लोगों ने नहीं किया, 27 मिलियन लोग वो भी ड्रॉप आउट हो गए। ठीक, 24 मिलियन लोग अंडर ग्रेजुएट में पहुंचते हैं, है ना, जो डिग्री कोर्सेज है, उससे भी 20 मिलियन लोग बाहर ड्रॉप आउट। कितने बचे मास्टर्स तक जाने के लिए, 4 मिलियन लोग। अब ये सोचिए, ये जो 20 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन भी नहीं कर रहे हैं, है ना, दे आर गेटिंग, या हम कहें अगर इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट भी कर लिया, आगे की पढ़ाई में तो चलिए मान लीजिए 4 ही मिलियन लोग गए। ये जो ग्रेजुएट निकले, ये ग्रेजुएट्स भी, इनके पास कुछ को छोड़ दिया जाए, बहुत स्मॉल परसेंटेज को, तो ग्रेजुएट्स आर कमिंग आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी स्किल। चलिए जो लोग इनकम्प्लीट एजुकेशन से बाहर आए, मान लीजिए कोई 12 ही पास है, मान लेते हैं कोई 8वां ही पास है, वो तो पढ़े ही नहीं मार्क्स। अब ये देखिए, ये 20 मिलियन भी जो पढ़ के आ रहे हैं, दे मोस्ट ऑफ द टाइम्स डू नॉट हैव एनी स्किल्स। सो विदाउट स्किल आप क्या काम करेंगे, आप किसी कंपनी में अगर रिक्रूट हो भी जाते हैं तो आप काम कैसे करेंगे, सोचिए। इसलिए कोई डिग्री ले लेना, डिप्लोमा ले लेना, ये जॉब की गारंटी नहीं देता, लेकिन आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स आपको जॉब की गारंटी देती हैं। सो एनएसक्यूएफ ने काम यही किया कि नॉलेज स्किल्स के बेस पे सर्टिफिकेट्स हो, कि प्रैक्टिकली एक पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, तो उस लेवल का ही व्यक्ति रिक्रूट किया जाए। ऐसा ना हो कि कहीं पर मान लेते हैं मैकेनिक की जरूरत है, मैकेनिक पे इंजीनियर को रिक्रूट करना इज नॉट वर्थ, क्योंकि इंजीनियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, है ना। तो और प्लस आप इतना पेमेंट भी तो नहीं करेंगे ना। सो अकॉर्डिंगली, जॉब रोल के अकॉर्डिंगली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अलाइन करना, दैट इज एनएसक्यूएफ। तो अभी इनका सिनेरियो क्या है, आपने अभी ग्राफ देखा, डेमोग्राफिक ग्राफ भी देखा, और जो क्वालिफिकेशन एंट्री है वो भी देखा। तो एंट्री एग्जिट लेवल्स आप देख चुके हैं, प्लस ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हमारा जो सोसाइटी है, ये वोकेशनल एजुकेशन को हायर एजुकेशन के ऑल्टरनेट पर कंसीडर भी नहीं करता है अभी बहुत ज्यादा। तो ये भी लोगों तक जानकारी बढ़नी चाहिए। प्रोडक्टिव यूथ नहीं है, जब स्किल नहीं है तो प्रोडक्टिव कैसे होगा, है ना। कर्क मेट्रिक मॉडल क्या कहता था, रिजल्ट नंबर 4th नंबर इज रिजल्ट व्हेन यू आर प्रोडक्टिव। तो जो प्रोडक्टिव यूथ है उसकी भी कमी है, एंड ओवर क्वालिफाइड यूथ के लिए जो अप्रोप्रिएट जॉब्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। सो देयर इज अ मिसमैच बिटवीन क्वालिफिकेशन एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। तो इंडस्ट्री कुछ और चाहती है, क्वालिफिकेशन कुछ और है, बच्चे को कुछ और आता है, इंडस्ट्री को कुछ और चाहिए। सो दैट मिसमैच शुड बी क्लियर, वो अलाइनमेंट जरूरी था, एंड दैट इज व्हाट एनएसक्यूएफ इज implemented to do. So need to provide seamless integration between vocational education and regular higher education. इसके बीच में इंटीग्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई वोकेशनल कर चुका है तो वो रेगुलर एजुकेशन में नहीं जा सकता, हायर एजुकेशन में नहीं जा सकता। तो इसलिए जरूरी क्या था कि
अलाइनमेंट हो, आप जब चाहे अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ा सके। तो नीड टू एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल। एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल का मतलब है कि स्किल्स बढ़ाएंगे। जब कोई एम्प्लॉयबल कब होगा, जब उसके पास स्किल्स होंगी। सो एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल इज नीड टू बी एनहांस्ड। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है, ब्रिज स्किल गैप एंड प्रोवाइड ट्रेन्ड मैन पावर टू वेरियस इमर्जिंग सर्विस सेक्टर्स। स्किल गैप की कमी को दूर करना और जो इंडस्ट्रीज हैं उनको स्किल्ड ट्रेन्ड मैन पावर देना। अब देखिए इमर्जिंग सेक्टर्स की बात करें तो आईओटी है। आईओटी के लिए कोर्सेज कहाँ चलते हैं, बहुत कम। डाटा साइंस है, कहाँ होता है बीटेक डाटा साइंस है, बहुत कम इंस्टीट्यूट में। सो ये जो स्किल गैप है इसे ब्रिज करना। आप देखिए डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है, दे आर लर्निंग ऑल दीज थिंग्स ताकि वो डायरेक्टली काम कर सके। स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है ना, जॉब इसीलिए कम है, लोगों को लगता है अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, बट दे आर नॉट स्किल्ड। तो स्किल भी होना जरूरी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल बट द मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री। ओके, प्रिपेयर द यूथ फॉर अ वोकेशन ऑफ देयर चॉइस। जो लोग सीखना चाहें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो अपनी क्वालिफिकेशन लेवल, अपने कोर्स का, अपने सेक्टर का चुनाव कर सके। एंड बिल्ड अ मिडेबल वर्कफोर्स ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी। और ना ही ये सिर्फ वर्कफोर्स इंडिया में काम कर सके, ये बाकी दूसरे देशों में, अब्रॉड में, इंटरनेशनली भी काम करने योग्य हो। यहाँ के सर्टिफिकेट से केवल एक लेवल का ही सीख रखा है तो कैसे काम बनेगा। अभी देखिए सीआईटीएस में भी केवल उनका ही एडमिशन होता है जो एनसीवीटी वाले कोर्स किए होते हैं, सीटीएस है ना, जिन्होंने या उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन हो। एससीवीटी को नहीं कंसीडर किया जाता, क्यों, ताकि सीआईटीएस में जब हम नई चीजें सिखाएं तो सबका पुराना जो बैलेंस हो, जो लेवल हो, वो सेम हो, उससे नीचे किसी का ना हो, उससे ऊपर चलेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के लिए, वर्ल्ड क्लास स्किल्ड पीपल बनाने के लिए एनएसक्यूएफ इज रिक्वायर्ड। एंड कॉस्ट एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ सर्विसेज। जब लोग ज्यादा होंगे, सर्विस प्रोवाइडर्स ज्यादा होंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। एंड जो मैन्युफैक्चरिंग बाय प्रोवाइडिंग स्किल्ड मैन पावर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो हमें क्या करना है, स्किल्ड मैन पावर को बढ़ाना है। अब इसने कौन से प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए इसकी बात करते हैं। मैक्सिमम इम्पैक्ट स्किल एंड सेक्टर सिलेक्टेड, जहां पर जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वाले सेक्टर्स थे, जैसे आईटी सेक्टर है उनको सेलेक्ट किया गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है इसको सेलेक्ट किया, और भी ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर्स जहां पर इम्पैक्ट ज्यादा है, पहले उन सेक्टर्स को सेलेक्ट किया गया क्योंकि उन पे काम करना जरूरी था। फीस स्ट्रक्चर सब्सिडाइज किया गया ताकि सब तक ये पहुंच सके, अगर फीस बहुत ज्यादा होती तो सब तक नहीं पहुंच सकता। वुमेन ओरिएंटेड स्किल्स भी तैयारी की गई। इसका ये मतलब नहीं है हेयर ड्रेसिंग, ब्यूटी थेरेपी, टीचिंग, ड्राइविंग, इसके अलावा गर्ल्स डू नॉट डू एनीथिंग। वुमेन और नहीं कर सकती, दे कैन गो फॉर मेनी थिंग्स, लाइक दे कैन गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, दे कैन गो फॉर एविएशन, एनी अदर कोर्स। तो अभी सिनेरियो चेंज है, बट लोगों तक ये चीजें पहुंच सके ऐसे कोर्सेज भी स्टार्ट किए गए। सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम शुरू किए गए, सबसे ज्यादा है तो ये भी जरूरी है ना। एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस, कनेक्टिंग कैंडिडेट्स टू जॉब, प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड की गई एलएमआईएस के थ्रू। वहां पे कंपनीज भी रजिस्टर्ड है, वहां कैंडिडेट भी रजिस्टर्ड है, तो किस स्किल के लोग चाहिए वहां से पता चल गया। वैसे ही लोग स्किल वर्कफोर्स तैयार की गई। बिल्डिंग पाथवे फॉर इंटरनेशनल प्रोग्रेशन, ये जो लेवल है ये दूसरे देशों के साथ भी उनके क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से अलाइंड है। तो जो हमारी वर्कफोर्स होगी, स्किल्ड वर्कफोर्स होगी, वो किस लेवल की होगी, इंटरनेशनल लेवल की होगी। दे कैन वर्क इन इंडिया, दे कैन वर्क इन अब्रॉड एज वेल। एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग के लिए भी एनएसक्यूएफ ने बढ़ावा दिया। इनका उद्देश्य क्या थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट एनएसक्यूएफ फीचर्स। आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, तो पहला फीचर क्या कहता है, अक्रॉस सेक्टर्स एंड अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस सेक्टर मतलब बेस लेवल एजुकेशन के बाद you can go for secondary education, similarly you can go for ITIs and informal education, and you can change, like after secondary education you can go for ITIs, and after ITI you can go for secondary education. After secondary education like 12th, you can afterwards you can go directly to the job market, or you can go to polytechnics, or you can go to technical professional degree institutions.
After doing your ITI, either you can go for tertiary education and afterwards again technical degree. After technical degree you can, and after ITI also you can go directly to job market. After technical degree you can go for doctorate course, master degree courses, or you can directly go to job market. You can go for job also, and similarly after polytechnic also you can go for the job. So they, and even after doing job you can again enhance your competency level, you can enhance your skills. शॉर्ट ड्यूरेशन फोकस्ड एंड मॉड्यूलर प्रोग्राम्स, इसके जो इन्होंने ट्रेनिंग कोर्सेज बनाए स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए, सो there are short duration courses also available. Modular programs are also available. इसका मेन फोकस प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पे था, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग पे था. जो ट्रेनिंग डिलीवरी है वो लोकल लैंग्वेज में हो रादर देन इन इंग्लिश. जैसे हम टेक्निकल कोर्सेज की बात करें या पॉलिटेक्निक की भी बात करें, चलिए टेक्निकल की बात करते हैं या मास्टर कोर्सेज की बात करते हैं, यहाँ पर जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है मैक्सिमम इंग्लिश रहता है. बट NSQF ने जो कोर्सेज अलाइन किए, उन्होंने जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज तय किए स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए, उन्होंने कोशिश करी कि डिलीवरी किस में हो, लोकल लैंग्वेज में हो. फुल डे, हाफ डे और वीकेंड प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए ताकि जिनके पास समय नहीं है वो भी अपनी स्किल्स को बढ़ा सके, अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ा सके. बहुत सारे सेंटर्स का नेटवर्क तैयार किया गया और there is a full mobility between formal vocational streams of education and job market with multi-point entry and exit. Multi-point entry and exit का मतलब ही यही है कि आप कभी भी कोई एजुकेशन में किसी कम कॉम्पिटेंसी लेवल पर जा सकते हैं, आप अपना जो लेवल है वो एनहांस कर सकते हैं. जैसे आफ्टर CTS इज अ लेवल 4 कोर्स एंड फ्रॉम लेवल 4 यू कैन डायरेक्टली जंप टू लेवल 6. अब हम बात करते हैं ये काम कैसे करता है. देखिए जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है NSQF है, इसके 10 लेवल है, अलग अलग 10 लेवल है और ये हर लेवल अपने स्किल्स की कॉम्प्लेक्सिटी, नॉलेज और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर लेवल की, ये बताते हैं. तो हर लेवल का अपना सेट ऑफ डिस्क्रिप्टर्स होते हैं जो बताते हैं, जो उनके लर्निंग आउटकम के टर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं. तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो लेवल 1 पे कौन है, हेल्पर मेसन. ये हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात कर रहे हैं. दिस इज फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो लेवल 1 पे कौन आता है, हेल्पर मेसन. और अगर हम लेवल 5 की बात करें तो फोरमैन कंक्रीट. तो इस लेवल 5 के जॉब प्रोफाइल के व्यक्ति की लेवल 1 के जॉब प्रोफाइल के व्यक्ति से तुलना नहीं की जा सकती ना. इसकी कॉम्पिटेंसी अलग है, उसकी कॉम्पिटेंसी अलग है. तो ऐसा नहीं है कि ये हेल्पर मेसन है तो ये अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ा नहीं सकता. ऑब्वियसली ये सीख करके अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ा सकता है. तो हम बात करते हैं लेवल डिस्क्रिप्टर्स की. तो NSQF का जो हर लेवल है उसका अपने अलग डिस्क्रिप्टर्स हैं और हर डिस्क्रिप्ट, अगर हम कहते हैं ये जो डिस्क्रिप्टर है ये 5 आउटकम स्टेटमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं. ये जो 5 आउटकम स्टेटमेंट है ये मिनिमम नॉलेज, स्किल और एट्रीब्यूट्स को बताता है. तो ये कौन कौन से हैं, प्रोसेस, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल्स, कोर स्किल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अगर हम प्रोसेस की बात करें तो हम कह सकते हैं प्रोसेस जो है बाकी चारों की समरी है. जो बाकी 4 थे, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोर स्किल्स एक्सेट्रा, तो ये जो 4 थे इन चारों की समरी है प्रोसेस. प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज इज व्हाट अ लर्नर शुड नो एंड अंडरस्टैंड विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट. अपने पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड, अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड उसकी जो नॉलेज है, कितनी कितनी कॉम्प्लेक्स नॉलेज उसको है, कितनी डीप नॉलेज उसको है, कितनी डेप्थ है उसकी नॉलेज में, जनरल है या स्पेशलाइज्ड है. सो ये प्रोफेशनल नॉलेज है. इसमें कह सकते हैं इसमें डेप्थ भी नापी जाती, कितनी ज्यादा है, जनरल नॉलेज है या स्पेशलाइज्ड है. जो लेवल 1 का व्यक्ति होगा उसको काफी कम जानकारी होगी, लेकिन अगर हम लेवल 6 या लेवल 7 की बात करें तो उनको काफी अधिक जानकारी होगी, है ना. ब्रेथ ऑफ नॉलेज, ब्रेथ ऑफ नॉलेज का मतलब है सिंगल टॉपिक टू मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ नॉलेज. अगर एक लेवल 1 या 2 के व्यक्ति से बात करें तो वो सिर्फ वो जो काम करता है वो बता सकता है,
लेकिन अगर हम ऊपर के लेवल से बात करें तो उनको नीचे वाले का भी काम पता होगा और ऊपर वाले का भी काम पता होगा. दैट इज व्हाट मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ knowledge. And now kinds of knowledge range from concrete to abstract, segmented to cumulative, and complexity, it refers to combination of kinds, depth and breadth. आपको कितना आता है, that is complexity. तो प्रोफेशनल स्किल की बात करें, जो एक लर्नर कर सकता है, करने योग्य है, उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल स्किल. इसमें क्या क्या आएगा? कॉग्निटिव एंड क्रिएटिव स्किल, आपको क्या आता है और आप क्या नया कर सकते हैं, आपकी लॉजिकल, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी रिटन ओरल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल, एंड इसीलिए आपको सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन पढ़ाया भी जाता है. इंटरपर्सनल स्किल्स एंड जेनेरिक स्किल्स. अब बात करते हैं कोर स्किल की. कोर स्किल का मतलब है बेसिक, जो बेसिक स्किल्स है ना. इट इन्वॉल्व्स डेक्स्टेरिटी एंड यूज ऑफ मेथड, मटीरियल्स. आप कोई काम करने के लिए कौन से मेथड यूज कर रहे हैं, आपका जो टूल्स, मटीरियल, इंस्ट्रूमेंट को यूज करना आपको आता है कि नहीं, हैंडल करना आपको आता है कि नहीं. और अदर देन दैट, अपनी ट्रेड के अलावा, डू यू नो टू हैंडल कंप्यूटर, दैट आईटी स्किल इज वेरी मच नेसेसरी. सो कोर स्किल के आपके कैसे हैं. प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब हम लेवल 1 से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उसे मेल भेजना आता हो, पर हम लेवल 6 से एक्सपेक्ट करेंगे कि उसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मेल्स, एक्सेल शीट्स, इन पे काम आता हो. रिस्पॉन्सिबिलिटीज. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब नेचर ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप आपका कैसा है, आपका लेवल कैसा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का. आप सिर्फ अपने लिए जिम्मेदार है या दूसरों के, सुपरवाइजर तो अपनी पूरी टीम के लिए भी जिम्मेदार है ना. तो आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ और फॉर अदर्स ऑल्सो. आप चेंज मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं. मान लीजिए चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज ही हम बात करें तो अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं या नहीं. एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर एक्शंस. आपने जो भी किया है उसके लिए आपकी जिम्मेदारी अपने ही तक है, दूसरों तक है. अब इसके कुछ लेवल्स की बात हम कर लेते हैं, पूरे डिस्कस करेंगे लेवल 1 टू लेवल 10. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लेवल 1, लेवल 1 का प्रोसेस क्या कहता है. देखिए 5 एरियाज डिफाइन किए गए हैं. लेवल 1 का प्रोसेस क्या कहता है. प्रिपेयर पर्सन टू कैरी आउट प्रोसेस दैट आर रिपीटेटिव ऑन रेगुलर बेसिस, रिक्वायर नो प्रीवियस प्रैक्टिस. इसमें कैसे काम किए जाते हैं. लेवल 1 का क्या है. लेवल 1 का मतलब है वो काम जो वही काम बार बार करना हो, उसके लिए कोई प्रैक्टिस, किसी चीज की जरूरत नहीं है, वही काम बार बार करना. ये क्या है, ये प्रोसेस है लेवल 1 का. यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात अभी आगे करते हैं. प्रोफेशनल नॉलेज क्या है. फेमिलियर विद कॉमन ट्रेड टर्मिनोलॉजी, छोटी बहुत चीजें, बातें समझने योग्य हो और इंस्ट्रक्शनल वर्ड्स को समझ सके. जैसे अगर उससे कहा जाए कि रेजिस्टेंस उठा लाओ तो वो रेजिस्टेंस ही उठा कर लाए, उसकी जगह कुछ और ना उठा लाए. सर थोड़ी बहुत जानकारी हो, वर्ड समझता हो, काम समझता हो थोड़ा बहुत, ठीक, और बार बार वही काम ही उससे करने को दिया जाता हो. प्रोफेशनल स्किल की बात करें. प्रोफेशनल स्किल का मतलब है रूटीन एंड रिपीटेटिव, टेक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स. ठीक, उसको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी आती हो और वही बार बार जो काम करने हैं जिसके लिए प्रैक्टिस नहीं चाहिए वो हो. कोर स्किल में उसके पास क्या क्या होना चाहिए. रीडिंग राइटिंग होनी चाहिए, कम से कम लिखना पढ़ना जानता हो लेवल 1 में, ठीक है. एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये जो जोड़ घटाना है, कम से कम अपने, अगर उसे सैलरी मिले, अपने पैसों का हिसाब ही करना हो किसी काम से तो उतना कर सके, है ना. और सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी को समझता हो, हाइजीन और एनवायरनमेंट को समझता हो. लेवल 1 की कोर स्किल में ही आता है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक, ये हमेशा किसी कॉन्टिन्यूअस इंस्ट्रक्शन में, क्लोज सुपरविजन में ही काम करेंगे. दिस इज लेवल 1. अब लेवल 2 की बात करें. सो लेवल 2 इज प्रिपेयर पर्सन टू कैरी आउट प्रोसेस दैट आर रिपीटेटिव ऑन रेगुलर बेसिस. सेम देखिए, रिपीटेटिव ऑन रेगुलर बेसिस एंड विद लिटिल एप्लीकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग. थोड़ी समझदारी की भी जरूरत है, थोड़ी प्रैक्टिस की भी जरूरत है लेवल 2 में. लेवल 1 में ऐसा नहीं था, लेकिन लेवल 2 इज बिट कॉम्प्लेक्स. क्या कॉम्प्लेक्सिटी है कि थोड़ी समझदारी की जरूरत है, कभी खुद से भी समझदारी दिखानी पड़ सकती है. सो मटीरियल्स, टूल्स, एप्लीकेशन इन अ लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट, इन सबको समझना. ये नहीं कह रहे बिल्कुल डीप नॉलेज हो कि बिल्कुल सर्किट बना ही दे, नहीं, लेकिन फिर भी इतनी समझदारी हो कि वो थोड़ा बहुत सामान को
जो काम उसको दिया जा रहा है उसके क्वालिटी को, उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके संदर्भ को समझे। प्रोफेशनल स्किल में क्या आएगा, लिमिटेड सर्विस स्किल है, ठीक है। सेलेक्ट एंड अप्लाई टूल्स, assist in professional works with no variables, differential good और bad quality। तो असिस्टेंट का काम कर सके, बस इतनी प्रोफेशनल स्किल्स हों। एंड रिसीव एंड ट्रांसमिट रिटन एंड ओरल मैसेजेस, जो रिटन मैसेजेस हों और ओरल मैसेजेस हों वो समझ भी सके और कहीं और पहुंचाने तो दे सके। पर्सनल फाइनेंसिंग समझ सके। सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस डाइवर्सिटी, हाइजीन एंड एनवायरमेंट, इतना समझना आना चाहिए। यहां तक केवल रीडिंग राइटिंग था, यहाँ पर मैसेज का ट्रांसमिशन भी आ गया। यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और वर्क्स अंडर इंस्ट्रक्शन एंड क्लोज सुपरविजन। अब बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 का मतलब है पर्सन मे कैरी पुट अ जॉब विच मे रिक्वायर लिमिटेड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, रूटीन एंड प्रेडिक्टेबल। यहाँ पर भी आप यहाँ पर खुद से काम तो कर सकता है, लेकिन जो रूटीन जॉब है वो कर सकते हैं, कुछ चेंजेस उसमें नहीं, ठीक है। तो इनका जो बात करें प्रोफेशनल स्किल की वो क्या, सॉरी प्रोसेस की बात कर ली। प्रोफेशनल स्किल की अगर हम बात करें तो ये क्या आएगी, यहाँ पे आएगी नॉलेज की बात, बेसिक फैक्ट्स आते हो, प्रोसेस समझ में आता हो, प्रिंसिपल जो भी लग रहे हो उस पर्टिकुलर ट्रेड में वो समझ में आते हो। अगर इनकी प्रोफेशनल स्किल की बात करें तो जो प्रैक्टिकल स्किल इन्हें आती है उसको अप्लाई करना आता हो, प्लस उसको डेमोन्स्ट्रेट करना, उसको यूज करना आता हो। अब अगर हम इनके कोर स्किल्स की बात करें तो कम्युनिकेशन, रिटन, ओरल, मिनिमम रिक्वायर्ड क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। बेसिक अरिथमेटिक आती हो, अलजेब्राइक प्रिंसिपल आते हो, लेवल बढ़ गया ना, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो ही, नेचुरल एनवायरनमेंट, हाइजीन, सोशल अंडरस्टैंडिंग, रिलीजियस डाइवर्सिटी की अंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ होना चाहिए। सो दे आर ऑल्सो अंडर क्लोज सुपरविजन, पर इनको अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कम से कम जो खुद कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे होती है। लेवल 4 की बात करें तो वर्क इन फेमिलियर प्रिडिक्टेबल रूटीन सिचुएशन, ठीक है, काम खुद करना है अभी लेवल 4 पे। फैक्चुअल नॉलेज ऑफ फील्ड ऑफ नॉलेज ऑफ स्टडी, इनके पास फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। प्रैक्टिकल स्किल डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए। रेंज ऑफ एप्लीकेशन अभी भी सीमित है और टूल्स को यूज करना आना चाहिए। क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कोर स्किल की बात करें तो लैंग्वेज टू कम्युनिकेट रिटन इन ओरल, ये होनी चाहिए विद रिक्वायर्ड क्लैरिटी। यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे रिक्वायर्ड क्लैरिटी आ गया। एंड स्किल टू बेसिक अरिथमेटिक, अलजेब्राइक प्रिंसिपल्स एंड बेसिक सोशल एंड पॉलिटिकल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। सो अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम के और अपने आप को एनहांस करने के लिए आ गई। लेवल 5 की बात करें तो जॉब दैट रिक्वायर्स वेल डेवलप्ड स्किल, अभी स्किल्स प्रॉपर होनी चाहिए, क्लियर चॉइस होनी चाहिए प्रोसीजर्स में जिस भी बारे में आप काम कर रहे हैं, फैक्ट, प्रिंसिपल, प्रोसेस, जनरल कॉन्सेप्ट ये आने चाहिए। और आपकी जो कॉग्निटिव एंड प्रैक्टिकल स्किल है, जो पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए या कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, ये आपके अंदर होनी चाहिए लेवल 5 के लिए। एंड अगर हम कोर स्किल की बात करें तो मैथमेटिकल स्किल जो भी जैसी भी चाहिए, जिस पर्टिकुलर जॉब रोल के हिसाब से चाहिए वो होनी चाहिए। और सोशल, पॉलिटिकल, कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन ये आना चाहिए। कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स, आपको ये चीजें आनी चाहिए, है ना। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन वर्क एंड लर्निंग एंड सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर वर्क्स एंड लर्निंग, अपनी जिम्मेदारी साथ में अब दूसरे की भी जिम्मेदारी बढ़ गई। लेवल 6 की बात करें तो अगेन नाउ इट डिमांड्स वाइड रेंज ऑफ स्पेसिफाइड टेक्निकल स्किल्स, क्लैरिटी ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिस इन ब्रॉड रेंज एंड एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस। यहाँ पे क्या है, फैक्चुअल थियोरेटिकल नॉलेज आए, है ना, और आपका जो एरिया है उससे रिलेटेड आपके पास अभी ब्रॉड नॉलेज हो। और बात करें तो रेंज ऑफ कॉग्निटिव एंड प्रैक्टिकल स्किल्स टू जनरेट सॉल्यूशन, अभी सॉल्यूशन तक पहुंचने लगे। पहले सिर्फ गिवन टास्क हो जाए ये था कि इससे इसको जोड़ दो, अभी ये सर्किट काम नहीं कर रही, इसको देखना। नाउ दिस इज टू फाइंड आउट सॉल्यूशन, यू ऑल आर ऑन लेवल 6।
Okay, reasonably good in mathematical calculation, social political understanding, data collecting, organizing information, and logical communication. This also comes into the picture. And now the responsibilities for own work, learning, and full responsibility for others' work and learning. अब हम लेवल 7 की बात करें तो लेवल 7 की अगर हम बात करते हैं, इट रिक्वायर्स कमांड ऑफ वाइड रेंजिंग स्पेशलाइज्ड एंड थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स. ठीक, इन्वॉल्व वेरिएबल रूटीन ऑन नॉन रूटीन कॉन्टेक्स्ट, फैक्चुअल थियोरेटिकल नॉलेज हो, है ना, इन ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट, एंड wide range of cognitive and practical skills to generate solution to specific problems in a field of work. लॉजिकल न्यूमेरिकल स्किल्स अच्छी हो, सोशल पॉलिटिकल नेचुरल एनवायरनमेंट की स्किल्स अच्छी हो, डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, communication, and now here comes into the picture presentation skill should be there. Now full responsibility for output of group and development. अभी responsibility सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, it is for complete group. Now we talk about level 8. level 8 में जो बाकी 3 fields हैं वो merge कर दी गई हैं. अभी इसको देखते हैं. Comprehensive, cognitive, theoretical knowledge, practical skill to develop creative solution to abstract problem, self study, demonstrate intellectual independence and analytical rigor and good communication. ये सब कुछ इसके, जब यहाँ पे process, professional skill and that knowledge is merged. एंड यहाँ पे क्या आएगा, एक्सरसाइज मैनेजमेंट, सुपरविजन ऑफ वर्क या स्टडी, किसी प्रोजेक्ट का सुपरविजन. तो नाउ दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड अदर्स. इफ वी टॉक अबाउट लेवल 9, यहाँ पे आ जाएगी एडवांस नॉलेज एंड स्किल, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, मतलब अभी अंडरस्टैंडिंग की जो डेप्थ है वो बढ़ती जा रही है. डेमोन्स्ट्रेटिंग मैस्ट्री एंड इनोवेशन, कंप्लीशन ऑफ सब्सटेंशियल रिसर्च एंड डिसर्टेशन, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग. ये जो डिसीजन मेकिंग है ये आ गई लेवल 9 पे. अभी तक ये लेवल 8 तक डिसीजन मेकिंग नहीं थी, तो डिसीजन मेकिंग इज ऑन लेवल 9. फॉर मेकिंग कॉम्प्लेक्स टेक्निकल एक्टिविटीज एंड अनप्रेडिक्टेबल वर्क. नाउ इफ वी टॉक अबाउट लेवल 10, हाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज and problem solving skill. Now this particular person is responsible for a strategic decision for unpredictable problems. कुछ जो लेवल्स हैं, तो लेवल 1 पे, लेवल 1 क्या है, सर्टिफिकेट है 10th. लेवल 2 अगेन 10th सर्टिफिकेट. लेवल 3 इज 12th सर्टिफिकेट. लेवल 4 एडवांस सर्टिफिकेट. लेवल 5 डिप्लोमा. लेवल 6 एडवांस डिप्लोमा. लेवल 7 बैचलर्स. लेवल 8 पोस्ट ग्रेजुएशन. लेवल 9 मास्टर्स एंड लेवल 10 डॉक्टरेट. अभी आप देखिए एलिजिबिलिटी क्या है. लेवल 1 के लिए जो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए क्या है, एलिजिबिलिटी 10 है. लेवल 2 के लिए भी 10 तक ओके है. 3 से 12th होना चाहिए. 4th में तो कंफर्म 12th होना चाहिए. बैचलर्स तक क्या है, 12th. एंड लेवल 8 से if you want to get entry into a level 8 course, you should be having level 7 education and after and so on. So National Skill Qualification Framework makes it possible to drive competency based training. यहाँ पर इसने पॉसिबल किया है कि हर जॉब रोल के लिए अकॉर्डिंगली स्किल डेवलप करना तभी पॉसिबल है when we implement NSQF in the education system now, which is completely implemented. So in the next video we'll discuss National Occupational Standards, Qualification Packs and SSCs, Sector Skill Councils. Thank you.